सबसे फर्स्ट अपन यहाँ पे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट अपन कह रहे कि आई, उसको अपन डिफाइन कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिक करंट है क्या, तो हम कह सकते हैं कि जैसे सपोज एक कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ब्राउनियन मोशन करते हैं। जैसे गैस के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स किसी कंटेनर के अंदर ब्राउनियन मोशन करते हैं, वैसे ही अपन कह रहे कि इस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है इस टाइप से जिगजैग पाथ पे मोशन करते हैं। ये अपन कह रहे कि ब्राउनियन मोशन करेंगे। और जब अपन कह रहे कि इसके अंदर हम एक एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स या पूरा चार्ज एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट करता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जैसे डेल्टा क्यू चार्ज होता, और डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा टी टाइम में इसको इसके अंदर से फ्लो हो रहा है। तो हम करंट को डिफाइन कर रहे हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ the rate of flow of electric charge, the rate of flow of electric charge with respect to time, with respect to time is called electric current, is called electric current. The rate of flow of electric charge with respect to time is called electric current. उसको अपन इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। जैसे अगर हम एवरेज करंट की बात करें, एवरेज करंट, और एवरेज करंट होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम टेकन, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलॉम, टाइम का सेकंड, कूलॉम पर सेकंड, और उसी को हम एम्पियर कहेंगे। इसका ऐसा यूनिट है वो एम्पियर है, एम्पियर का सिंबल कैपिटल ए है। अगर हम कह रहे इफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो है, हम कह रहे कि अगर टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल है, तो उस केस में हम कह सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये अपन कह रहे कि आई एवरेज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और उसको हम कहेंगे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और आई एवरेज जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इंस्टेंटेनियस करंट हो गया, और इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी। तो इंस्टेंटेनियस करंट डी क्यू बाई डी टी के इक्वल होगा। मतलब चार्ज टाइम के साथ में किस रेट से फ्लो हो रहा है उसी को अपन इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। अगर हमको पूछा जाए कि करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर, बोलो बेटा, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर? टेंसर क्वांटिटी। और अभी अपन कह रहे कि टेंसर क्वांटिटी अपने एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो हम उसको स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे। हमें अगर पूछा जाए एग्जाम में कि कैसी क्वांटिटी है, तो हम स्केलर लिखेंगे। हाँ, अगर ऑप्शन में टेंसर दिया हुआ है तो हम टेंसर लिखेंगे, अदरवाइज हम उसको स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि स्केलर क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल अपन देखें, द इलेक्ट्रिक चार्ज
इलेक्ट्रिक चार्ज एट एनी टाइम t is given by चार्ज जो q है that is equals to 2t square प्लस 3t प्लस 1 के इक्वल है। ये किसी टाइम t पर चार्ज कुछ इस रिलेशन से अपने को दिया जाता है और हमें कहा गया कि फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर इलेक्ट्रिक करंट क्या है वो अपने को फाइंड करना। फाइंड करो। So 11. 11 आपको निशा क्या मिला आंसर? कितना? 11. 11 गुड। जैसे अपन कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट दैट इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी मीन्स डी बाई डी टी और उसको अपने लिखा 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 हो गया। मीन्स यहाँ पे अपने को मिला 4t प्लस अपन कह रहे कि 3। ये इंस्टेंटेनियस करंट है और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर अपने को फाइंड करना है। 4 इंटू 2 प्लस अपन कह रहे कि 3 मीन्स यहाँ से 11 एम्पियर। ये अपन कह रहे कि एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर करंट होगा। Answer. Answer. नेक्स्ट जैसे अपन कह रहे हैं द इलेक्ट्रिक करंट at t equal electric current at any time t is given by I equals to इसको अपने लिखा 2t plus 1 ampere। then find the total charge flow from t equals to 0 to t equals to 2 सेकेंड। 0 से 2 सेकेंड के बीच में टोटल चार्ज फ्लो कितना होगा वो अपने को फाइंड करना। फाइंड करो। So is it 18 coulomb? 18 कूलम। आपका स्थिति So 6. 6। चलो चेक करते हैं। हम कह रहे कि आई इक्वल्स टू 2t प्लस 1 है और आई को हम क्या लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू 2t प्लस 1 हो गया और यहाँ से हम कहेंगे कि डी क्यू इक्वल्स टू 2t प्लस 1 इंटू डी टी मीन्स यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि दोनों तरफ डी क्यू इक्वल्स टू हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन 2t प्लस 1 डी टी। तो t इक्वल्स टू 0 तब q की वैल्यू बेटा 0 है और t पर अपन कह रहे हैं t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर q फाइंड करना। ये डेल्टा q हो गया। तो यहाँ से अपने को मिला डेल्टा q इक्वल्स टू 2 t का डिफरेंस इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू 2 प्लस अपन कह रहे कि t लिमिट 0 टू 2 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया
तो डेल्टा क्यू that will be equals to 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर एंड 2 माइनस 0। तो हमें मिला 4 प्लस 2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 6 कूलम का। 0 से 2 सेकेंड के बीच में 6 कूलम चार्ज फ्लो होगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल उठा, जैसे हमें कहा गया है द इलेक्ट्रिक करंट एट एनी टाइम t is given by I equals to 2t minus 3 ampere. Then find the average current for t equals to 1 to t equals to 3 सेकेंड। 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में एवरेज करंट क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। फाइंड करो। So 1 ampere. 1 एम्पियर। स्थिति आपका सर तो मुझे 0 मिला। 0। चलो चेक करते हैं। देखो जब भी अपनी को एवरेज फाइंड करना है तो एवरेज का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन T2 माइनस T1 इंटीग्रेशन T1 टू T2 और ये I dt। कोई भी फंक्शन है उसका एवरेज फाइंड करना, तो ये एवरेज का फंक्शन। एवरेज करंट है तो हमने I फंक्शन की जगह I रख दिया। तो यहाँ पर T2 कितना है 3 माइनस 1 लिमिट 1 टू 3 और ये अपने पास 2t माइनस 3 dt आ गया। मीन्स यहाँ से हमें मिला 1 अपॉन 2, ये 2 हो गया, t स्क्वायर बाई 2 लिमिट 1 टू 3 माइनस 3 t लिमिट 1 टू 3। मीन्स 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इसलिए हमें मिला 1 बाई 2 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर फिर माइनस 3 एंड 3 माइनस 1 हो गया। मीन्स यहाँ से हमें मिला 1 बाई 2 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 हो गया माइनस 6 हो गया और 8 माइनस 6 कितना हो गया 2 2 बाई 2 1। यस 1 इज द करेक्ट आंसर। तो अपन कह रहे कि एवरेज करंट 1 एम्पियर। दूसरा हम इसमें डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी से भी फाइंड कर सकते हैं। 1 से 3 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ तो डेल्टा क्यू हो गया डिवाइड बाई 3 माइनस 1 2 करेंगे तो वो अपने को एवरेज करंट मिलेगा। आंसर। नेक्स्ट बेटा अपन यहाँ पे डिफाइन करेंगे रिलेशन बिटवीन, पहले रिलैक्सेशन टाइम और डिफरेंट वेलोसिटी क्या है ये अपन करें। मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम एंड
मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। एक हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मीन फ्री पाथ बताया था। वैसे अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी मीन फ्री पाथ पढ़ेंगे। जैसे हमने कहा था कि कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ब्राउनियन मोशन करते हैं। ब्राउनियन मोशन कैसे कि ये जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऐसे मूव किया, फिर अपन कह रहे कि यहाँ पे कॉलिजन किया, फिर ऐसे गया, फिर अपन कह रहे कि इस टाइप से मूव किया, एक रैंडम पाथ पे मोशन करेगा, फिर अपन कह रहे कि ऐसे गया, ऐसे, और फिर ऐसे। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि कॉलिजन करता हुआ दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ में आगे मूव कर रहा है, ये कॉलिजन कर रहा है। और सपोज अपन कह रहे हैं कि उसका जो डिस्टेंस है वो L डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है T टाइम में। तो अभी यहाँ पे एक तो रिलैक्सेशन टाइम को अपन पहले डिफाइन करते हैं। रिलैक्सेशन टाइम क्या है? तो हम कहेंगे द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग टू सक्सेसिव कॉलिजन। दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन जो टाइम लेगा उसको अपन रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द टाइम टेकन by the electron between two successive collision is called relaxation time. It's called relaxation time. Time taken by the electron between two successive collision is called relaxation time. फिर अपन टर्म डिफाइन करेंगे मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, और मीन फ्री पाथ को अपन क्या कहेंगे? द मीन डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन की जो मीन डिस्टेंस ट्रैवल है उसको अपन मीन फ्री पाथ कहेंगे। द मीन डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन is called mean free path. मीन फ्री पाथ, उसको हम मीन फ्री पाथ कहेंगे। और मीन फ्री पाथ को बेटा अपन कहेंगे लैम्डा बार। वो क्या होगा? सॉरी, मीन फ्री पाथ को लैम्डा बार से डिनोट करते हैं। और मीन फ्री पाथ से हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट अपन बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को vd से रिप्रेजेंट करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन, जैसे अपन कह रहे कि इनिशियली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था और वो इलेक्ट्रॉन L डिस्टेंस से ड्रिफ्ट हो रहा है। टोटल अपन कह रहे कि उसका डिस्प्लेसमेंट L है। तो हम यहाँ पर कह रहे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे एक तो अपन ये भी कह सकते हैं कि लैम्डा बार अपॉन रिलैक्सेशन टाइम, मीन फ्री पाथ अपॉन रिलैक्सेशन टाइम, मीन फ्री पाथ अपॉन रिलैक्सेशन टाइम। ये अपन करें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीन फ्री पाथ अपॉन रिलैक्सेशन टाइम के इक्वल होगा। सर वो लैम्डा वेक्टर है ना? नहीं, वो लैम्डा के ऊपर बार है, वेक्टर नहीं है, बार है। मीन को दिखाने के लिए अपन जैसे मीन डेंसिटी अपन दिखाते तो मीन फ्री पाथ को लैम्डा बार से शो करते हैं। यस सर। डन सर।
अभी यहाँ पे अपन देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन सर यस बेटा। सर लेकिन हम इसका मीन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अपन कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन मोशन करता है वो जिग जाग पाथ में मोशन करता है, रैंडम मोशन करता है, एक स्ट्रेट पाथ में मोशन नहीं करता है। तो स्ट्रेट पाथ में मोशन नहीं करेगा तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा, तो अपन कह रहे हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। और अपन कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन होगी और टोटल डिस्प्लेसमेंट को अपन टोटल कॉलिजन से डिवाइड करेंगे, तो वो अपने को मिलेगा दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का डिस्प्लेसमेंट देगा। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वो वेलोसिटी होता है। तो इसलिए हमने वहाँ पे मीन फ्री पाथ मतलब एवरेज कॉलिजन की हमने बात की कि एक कॉलिजन के बीच में चली गई एवरेज डिस्टेंस, उसको हमने मीन डिस्टेंस का डिवाइड बाय टाइम टेकन, मतलब जिसे रिलैक्सेशन टाइम है, तो वो अपने को वेलोसिटी देगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यस सर। रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंपटीशन आधा चैप्टर इसी से रिलेटेड है। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिक करंट एंड द इलेक्ट्रिक करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में अपन रिलेशन देखेंगे। अभी रिलेशन देखो कैसे। सर ये सपोज बेटा अपन कह रहे कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर ऑफ लाइन एल है, इस कंडक्टर को एक बैटरी से हमने कनेक्ट किया, उसका पोटेंशियल V के इक्वल है। अभी हम कह रहे हैं कि इस एंड का पोटेंशियल V है और जो नेगेटिव से कनेक्टेड है वहाँ का पोटेंशियल 0 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V। कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि हम कहेंगे कि जब हम कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स की बात करें तो चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है। और हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें इसके अंदर, वो V बाई एल के इक्वल होगा और उसकी डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा। और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और जब फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो वो एक्सीलरेटेड मोशन करेंगे। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि व्हेन वी कनेक्ट a conductor to a battery, then due to potential difference, due to potential difference, electric electric field intensity will produce, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण अपन कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, the electrons in the conduction band experience the force
Due to electric field intensity, the electrons in the conduction band experience the force which is given by जो फोर्स है वो होगा E इंटू ई, और इलेक्ट्रॉन है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और इस फोर्स के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सीलरेट मोशन स्टार्ट करेंगे। नोट कर दिया? तो यहाँ पे नेगेटिव फील्ड इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन और इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन है इसलिए। यस, मतलब फोर्स नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, मतलब फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ओके सर। सर तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा ना? ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन, F इक्वल्स टू माइनस ई इंटू ई वेक्टर, ई वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, फोर्स नहीं नेगेटिव चार्ज फोर्स पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं बेटा, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। ये हमने बताया था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यस अगर सर। पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और दूसरा इसमें एक कंसेप्ट ये कि सर आपने मतलब ये माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में कंडक्टर पढ़ा तो हमने कहा था कि कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है, जबकि यहाँ पे कंडक्टर के अंदर फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा क्यों? तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे तो कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है, जब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो फील्ड नॉन जीरो होता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर पूरे कंडक्टर के अंदर फील्ड एग्जिस्ट करेगा, उसी फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक की जब हम बात करेंगे, जब चार्ज रेस्ट में है, वहां पे चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, उस केस में अपन कहेंगे कि अंदर फील्ड जीरो होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो अभी अपन कह रहे कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, due to electric force, all electrons starts accelerating motion, और एक्सीलरेशन क्या होगा? E E by m, और अगर हम पोटेंशियल के टर्म्स में लिखे तो E V अपॉन एम एल, ये अपन कह रहे कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जब अपन कह रहे कि एक्सीलरेट मोशन करेगा तो मोशन करता हुआ वो वापस एक दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को कॉलिजन करेगा, तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि ड्यूरिंग मोशन electrons do the elastic collision with another electrons and the mean distance between two successive collision is called mean free path. mean free path and
the time between two successive collision is called relaxation time. अभी जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक तो अपने मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम से डिफाइन किया था। अगर मैं यहाँ पर मोशन इक्वेशन से फाइंड करना चाहूँ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूजिंग मोशन इक्वेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो मोशन इक्वेशन अपन यूज कर सकते हैं। और मोशन इक्वेशन में अपन कहेंगे वी डी इक्वल्स टू एवरेज इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए इंटू टी के इक्वल होगा। और यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी वो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी जीरो होता है, क्योंकि जब पोटेंशियल जीरो है तो इलेक्ट्रॉन्स का नेट डिस्प्लेसमेंट हम जीरो मानते हैं, तो एवरेज जीरो हो गया। वी डी उसको अपन कहेंगे ए, उसको लिखा बेटा ई ई बाई एम इंटू टी, या हम लिख सकते हैं ई वी अपॉन एम एल इंटू टी के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला है, जहाँ पर ई चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब ई चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और टी अपन कह रहे वी जो है पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस अपने अप्लाई किया है वो अप्लाइड पोटेंशियल है, और टी अपन कह रहे कि टाइम है। तो ये अपन कह रहे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल फॉर्मूला है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Done, sir. यस, अभी जैसे अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बेटा अपनी को रिलेशन फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे। जैसे हमने कहा कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट अपन फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उसके लिए हम कह रहे कि लेट एन जो है इस नंबर डेंसिटी, एन बेटा क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर अपने को चार्ज क्यू फाइंड करना, कि चार्ज इन टी टाइम में अगर फाइंड करना चार्ज क्यू, तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ओपन करें कि ई, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या लिखेंगे, नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ए एल, और इनटू ओपन करें कि ई होगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एन है वो होगा नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी कितना है, स्मॉल एन है, वॉल्यूम क्या होगा ए इंटू एल, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, एल उसकी लेंथ है, और ई चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। अगर हमें करंट फाइंड करना तो हम कह सकते हैं चार्ज बाई टाइम, तो इसको अपने लिखा एन ई ए एल अपॉन टाइम टी। डिस्टेंस अपॉन स्पीड उसको अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह सकते हैं, एल अपॉन टी, वो अपन करें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी के इक्वल है। मीन्स यहाँ से हमें मिला आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी के इक्वल।
ये अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन है। एन ई ए वी डी, एन यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम, जिसे हम कहेंगे नंबर डेंसिटी। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसको अपन नंबर डेंसिटी कहेंगे। ई जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ए जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर है। और वी डी जो अपन कह रहे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रिलेशन अपने को एनसीईआरटी में भी, मतलब बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन डिराइव करो, तो ये पूरा प्रोसेस अपने को लिखना है। Done, sir. अभी अपन कह रहे हैं कि इसी को वीडी को अपन क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल के टर्म्स में अगर देखें तो वीडी को अपने लिखा ई वी अपॉन एम एल इंटू अपन कह के टाइम तो रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं आई, ये अपने पास एन ई ए, वी डी को हमने लिखा ई वी अपॉन एम एल इंटू रिलैक्सेशन टाइम 2 है। तो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला हमें मिला एन ई स्क्वायर ए टो एम एल इंटू अपन करें कि पोटेंशियल वी के करो, एन ई स्क्वायर ए टो अपॉन एम एल इंटू वी के इक्वल होगा। बी पोटेंशियल डिफरेंस है और टो रिलैक्सेशन टाइम है, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। Done, sir. यस, अभी अपन एक टर्म यहाँ पे डिफाइन करेंगे, दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को अपन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और रेजिस्टेंस है क्या, तो हम कहेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्चू इट ऑपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। हम कहेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल by virtue it opposes the flow of the current, flow of the current। मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो करंट फ्लो को अपोज करता है इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अभी अपन यहाँ पे कहेंगे कि रेजिस्टेंस का ये सिंबल है,
रेजिस्टेंस को हम कुछ इस टाइप से शो करेंगे, ये रेजिस्टेंस है। अगर आर से इसको रिप्रेजेंट करते और ये अपन कह रहे कि इसका सिंबल है, और अगर अपन कह रहे इस टाइप से है तो इसको अपन कहेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस के सिंबल है। ये कांस्टेंट रेजिस्टर है और ये अपन कह रहे कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है। डन सर। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, एंड ओम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, according to Ohm's law, for a given physical condition, for a given physical condition, the potential difference for given physical condition, potential difference is the potential difference is the directly proportional, potential difference is directly proportional to the flowing current, the flowing current। जैसे अपन कह रहे ये एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस में अपन कह रहे कि करंट फ्लो हो रहा है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल V है, तो हम कहेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट अपन ऐड करते R, V इक्वल्स टू आर आई, मतलब हम कह सकते हैं V इक्वल्स टू I इंटू R। और R जो है दैट इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। R बेसिकली यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, एंड which is called a resistance। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है एंड which is called a resistance। ये अपन कह रहे कि रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है R, उसको अपन लिखेंगे V अपॉन I, वोल्ट पर एम्पियर, और उसी को अपन कहते हैं ओम। ये ओम का सिंबल है। रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम है और उसको अपन ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये R V अपॉन I, जिसे ओमेगा ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। डन सर। यस, अभी बेटा अपन कह रहे कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अपने को मिला R इक्वल्स टू V अपॉन I, रेजिस्टेंस अपने मिला R इक्वल्स टू V बाई I,
इस फॉर्मूले से अपने को लगता है कि रेजिस्टेंस है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि रेजिस्टेंस पोटेंशियल और करंट दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। तो नेक्स्ट स्टेप में अपन देखेंगे कि रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड on the potential and the current. Resistance does not depend on the potential and the current. पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो किस पे डिपेंड करता है? तो अभी हमने एक करंट का फॉर्मूला डिराइव किया था, वो मिला था एन ई स्क्वायर ए टो अपॉन एम एल इंटू अपन करे कि वी, और यहाँ से अगर हम v अपॉन आई फाइंड करेंगे तो वो हमें मिला एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो, और वही क्या होता है? रेजिस्टेंस आर। मतलब हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस आर का जो फॉर्मूला हमें मिला वो मिला एम एल एन ई स्क्वायर ए टो के इक्वल होगा। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे? तो एक तो अपन कहेंगे लेंथ पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फर्स्ट अपन कह रहे हैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द वायर, वायर के लेंथ पे डिपेंड करेगा। सेकेंड अपन कहेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, वायर के क्रॉस सेक्शन पे अपन करे कि डिपेंड करेगा। थर्ड अपन बात कर रहे हैं नंबर डेंसिटी या नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, हम कौन सा मटेरियल ले रहे हैं उसके नेचर पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। और नेचर डिपेंड करता है नंबर डेंसिटी पर। अलग अलग अपन कह रहे कि मटेरियल उसके लिए फ्री डेंसिटी अलग अलग होगी, तो नेचर ऑफ द मटेरियल एन पे डिपेंड करेगा। एंड फोर्थ अपन कह रहे कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम पर या रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो जो टेम्परेचर है वो टो को इफेक्ट करेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो टो डिक्रीज होगा, कॉलिजन फास्ट होगी मतलब टो डिक्रीज होगा। टेम्परेचर कम होता है तो टो बढ़ जाएगा। तो टो चेंज हुआ तो रेजिस्टेंस है वो भी चेंज होगा। तो इन चार फैक्टर पर अपन कह रहे कि डिपेंड करेगा। सर लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस और टेम्परेचर, रेजिस्टेंस लीनियरली नहीं डिपेंड करेगा ना टेम्परेचर पे? नहीं, हालांकि वो एक्सपोनेंशियल रिलेशन होता है, बट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लीनियरली उसको कहते हैं। ओके सर। आगे अपन उसका ग्राफ भी प्लॉट करेंगे कि किस टाइप से ग्राफ टेम्परेचर के साथ में वेरी करेगा। अच्छा। का क्या इफेक्ट है वो अपन देखेंगे। पहले अपन बात करेंगे फोर कंडक्टर। फोर कंडक्टर, अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के लिए हम कहेंगे कि टेम्परेचर बढ़ेगा। जब अपन कह रहे कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज। अपन कह रहे इफेक्टिव फैक्टर क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो अपन कह रहे रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और रिलेशन कैसे होगा?
तो हम कहेंगे आर टी दैट विल बी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस कुछ इस टाइप से वेरी करेगा। आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। आर नॉट जो है वो है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अल्फा जो है उसको अपन कहेंगे थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। फिर अपन बात कर रहे हैं फॉर सेमीकंडक्टर। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, फॉर सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर के लिए अपन कहेंगे कि टेम्परेचर फॉर सेमीकंडक्टर, टेम्परेचर अगर अपन कह रहे कि बढ़ता है सेमीकंडक्टर के लिए, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो नंबर डेंसिटी विल इंक्रीजेस। मतलब अपन कह रहे दोनों के लिए अलग अलग बेटा इफेक्टिव फैक्टर है। हम कह रहे कि कंडक्टर के लिए रिलैक्सेशन टाइम इफेक्टिव फैक्टर होगा और सेमीकंडक्टर के लिए नंबर डेंसिटी इफेक्टिव फैक्टर होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर डेंसिटी विल इंक्रीजेस, और जब नंबर डेंसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो उस केस में अपन कहेंगे रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाने पर अपन कह रहे सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है, कंडक्टर का बढ़ता है। इसी के कारण क्या होता है, समर के अंदर पंखे फैन स्लो चलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो वायर है उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो केबल के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ गया, तो फैन को कम वोल्टेज मिल रहा है। कम वोल्टेज मिलेगा तो उसकी स्पीड स्लो हो जाता है ना। और समर के अंदर कोई भी अपन कह रहे कि ब्राइटनेस कम होने का मतलब केबल के अंदर लॉसेस बढ़ जाता है, तो इसलिए अपन कह रहे वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिल पाता है। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, हम कह रहे कि जितनी ज़्यादा समर होगी उतना ही, जैसे आपने सोलर प्लेट को हम देखते हैं सोलर पैनल, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो अगर अपन टेम्परेचर के साथ में रिलेशन देखें सेमीकंडक्टर का, तो आर नॉट 1 माइनस अल्फा टी के इक्वल होता है। ये इसका रिलेशन है। मतलब हम कहेंगे कि अल्फा जो है सेमीकंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो अल्फा थर्मल कोफिशिएंट है और विच इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर, थर्मल कोफिशिएंट और नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर। इसलिए अपन कह रहे कि रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो लेकिन यहाँ पे हम दोनों अलग चीजें से क्यों कंपेयर करते हैं? क्योंकि अपन कह रहे दोनों में देखो, जब हम कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर के अंदर एन पहले से बहुत ज़्यादा होता है। नंबर डेंसिटी जो है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर बढ़ाने पर थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन जनरेट भी हो जाएंगे तो उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। जबकि सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर्स कम होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते ही करंट ज़्यादा फ्लो हो रही है। करंट ज़्यादा फ्लो, इसका मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। ओके। सर तो अगर सेमीकंडक्टर में रिलैक्सेशन टाइम अगर बढ़ता है। नहीं, सेमीकंडक्टर के अंदर रिलैक्सेशन टाइम कम इफेक्टिव होता है, क्योंकि हम कह रहे कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं। तो अगर अपन कह रहे कि कॉलिजन फास्ट हो भी जाएंगे तो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। टाइम में चेंज ज़्यादा नहीं मिलता है सेमीकंडक्टर के अंदर, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। और जब कंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होंगे तो नंबर ऑफ कॉलिजन बहुत बढ़ जाएगी। कॉलिजन बढ़ रही है, इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सर सेकंड केस में हम नेगेटिव क्यों लेते हैं अल्फा को? क्योंकि अपन कह रहे कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा। डिक्रीज कैसे होगा, जब अल्फा नेगेटिव होगा, टेम्परेचर के साथ में डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब अल्फा नेगेटिव होगा तभी जाके वो डिक्रीज होगा।
सर तो टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है उतनी आरटी की वैल्यू कम होती है। हाँ, सेमीकंडक्टर के लिए उतना ही आरटी कम होगा। और आर नॉट सब में सेम ही रहता है कांस्टेंट। हाँ, वो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करेगा, हर मटेरियल का अलग ओके। अलग होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। अभी जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी को अपन डिफाइन करेंगे रो से। एंड रजिस्टिविटी रो है क्या, तो डिफाइन कैसे करेंगे, तो रजिस्टिविटी बेसिकली मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो अपन कह रहे कि हाँ, मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो चार्ज फ्लो को अपोज करता है। रेजिस्टेंस है वो भी अपोज करता है, और रजिस्टिविटी है वो अपन कह रहे कि नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा, लेंथ और क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे अपन कहेंगे रजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल resistivity is the property of the material by virtue it opposes the flow of current। फ्लो ऑफ करंट, अपन कह रहे कि करंट के फ्लो को अपोज करता है। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि फ्लो को अपोज करता है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्चू इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। दूसरा अपन यहाँ पे देखेंगे कि रेजिस्टिविटी बेसिकली है क्या। दूसरी डेफिनेशन इसको हम कह सकते हैं, ये जैसे एक रेजिस्टेंस है, जैसे सॉरी, रेजिस्टिविटी को दूसरे वे में अपन डिफाइन करें उससे पहले हमने कहा था कि जो रेजिस्टिविटी है या जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो रेजिस्टेंस है किसी मटेरियल का वो क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, तो अभी हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा था, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टू। तो आर एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों को अगर हम कंबाइंडली लिखे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें मिल रहा है कि रो इक्वल्स टू सॉरी आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। जो रो है उसी को अपन रजिस्टिविटी कहेंगे, रो इज कॉल्ड रजिस्टिविटी। अभी अपन कह रहे कि रो को कैसे हम लिख सकते हैं, तो रो इक्वल्स टू हमें मिला आर ए अपॉन एल, और रेजिस्टेंस का अपन कह रहे कि यूनिट ओम इनटू मीटर। रो आर ए बाई एल है, और आर उसकी यूनिट ओम हो गया, और ए का मीटर स्क्वायर हो गया, और लेंथ का मीटर हो गया, तो ओम इंटू मीटर। ये अपन कह रहे कि रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट है। अभी अपन कह रहे कि इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे रेजिस्टिविटी को, और रेजिस्टिविटी को एक दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम हम कह रहे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो हम कह रहे ये जैसे एक वायर है, इसकी लेंथ अपन कह रहे कि 1 मीटर के इक्वल है, इसका क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, रो इक्वल्स टू आर के इक्वल होगा। मतलब हम ये कह रहे हैं इफ ए इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, एल इक्वल्स टू 1 मीटर, तो रेजिस्टिविटी है उसके रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, रो इक्वल्स टू आर के इक्वल होगा। डिफाइन कैसे करेंगे,
मतलब हम कहेंगे रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल is equal to the resistance when length and cross section length is 1 meter and cross section is 1 meter square। लेंथ 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन जब 1 मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा तो हम कहेंगे कि रेजिस्टिविटी उस रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, उस मटेरियल के रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। सर इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं ना, रेजिस्टिविटी। हाँ, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत आते हैं। अच्छा। अभी जैसे अपन यहाँ पर देख रहे बेटा कि जैसे हमने कहा कि रेजिस्टेंस वो हमें मिला एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टू, और उसको हम कंपेयर कर रहे हैं रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी हमें मिला एम अपॉन एन ई स्क्वायर टू, ये रेजिस्टिविटी। अभी देखो इस फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है कि रेजिस्टिविटी क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे अपन कहेंगे कि रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल does not depend resistivity of the material does not depend on length L and cross section area A। क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लेंथ और क्रॉस सेक्शन दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहा। फॉर्मूले में दोनों लेंथ और दोनों आ रहा है, जैसे रो इक्वल्स टू हमने कहा आर ए बाई एल, क्रॉस सेक्शन और लेंथ दोनों प्रेजेंट है जबकि दोनों पे डिपेंड नहीं करता। तो किस किस पे डिपेंड करेगा? तो हम कहेंगे कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन फर्स्ट अपन कहेंगे नेचर ऑफ द मटेरियल। जैसे कॉपर है तो कॉपर की रेजिस्टिविटी फिक्स है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी फिक्स है। तो नेचर ऑफ द मटेरियल, और वो एन, नेचर जो है वो एन पे डिपेंड करेगा। और सेकेंड अपन कह रहे कि टेम्परेचर, और टेम्परेचर पर अपन कह रहे कि रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो नेचर ऑफ द मटेरियल और रिलैक्सेशन टाइम, इन दो पर अपन कह रहे कि रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगा। अभी अपन कह रहे कि कुछ हाईएस्ट रेजिस्टिविटी मटेरियल अगर अपन देखें, हाईएस्ट रेजिस्टिविटी मटेरियल और हाईएस्ट रेजिस्टिविटी मटेरियल में अपन कहेंगे जैसे
नाइक्रोम है, नाइक्रोम है, यूरेका है, मैंगनीन है, कॉन्स्टेंटन है। ये सभी अपन कह रहे कि हाईएस्ट रेजिस्टिविटी मटेरियल है, और उसमें से भी बेटा अपन कह रहे कि यूरेका, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन, इसकी हेल्प से रेजिस्टेंस वायर बनाए जाते हैं। रेजिस्टेंस वायर हैं वो इनकी हेल्प से बनते हैं। और ये जो नाइक्रोम है उसका यूज अपन कह रहे कि आयरन में होता है। अभी दोनों को, जैसे अपन कह रहे कि नाइक्रोम की जगह हम यूरेका या मैंगनीन उसको यूज नहीं कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस वायर बनाने के लिए हम नाइक्रोम का यूज नहीं करते हैं। तो इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? नाइक्रोम जो है उसकी नाइक्रोम जो है उसकी थर्मल कोफिशिएंट ज्यादा होता है, अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर बढ़ने पर उसका रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ता है। और यूरेका, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन हम चाहेंगे कि रेजिस्टेंस में चेंज ना हो, तो उसका थर्मल कोफिशिएंट लिस्ट होता है। तो आयरन जो है, नाइक्रोम है, उसका अपन कह रहे मैक्सिमम थर्मल कोफिशिएंट होता है, मैक्सिमम थर्मल कोफिशिएंट। हमें ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हम नाइक्रोम की जगह यूरेका या दूसरा मटेरियल क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, तो हम कहेंगे नाइक्रोम का मैक्सिमम थर्मल कोफिशिएंट होता है ताकि हीट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके। रेजिस्टेंस जिस वायर से बनते हैं उनका लिस्ट थर्मल कोफिशिएंट होगा, लिस्ट थर्मल कोफिशिएंट। तो इन तीनों मटेरियल का थर्मल कोफिशिएंट लिस्ट होता है, मिनिमम होता है, इसलिए अपन उसको रेजिस्टेंस बनाने में यूज करेंगे। सबसे मिनिमम रेजिस्टिविटी वो किसकी होती है, तो हम कहेंगे सिल्वर की। सिल्वर जो है उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। आंसर। सेकेंड पॉइंट बेटा अपन कहेंगे सिल्वर हैज मिनिमम रेजिस्टिविटी, मिनिमम रेजिस्टिविटी, सिल्वर की रेजिस्टिविटी मिनिमम होती है। अभी नेक्स्ट अपन कहेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on the resistivity, on the resistivity, effect of temperature on the resistivity। रेजिस्टिविटी पर अपन करें कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है वो अपन देखेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टिविटी, जैसे सर यस बेटा। सर अगर रेजिस्टेंस वायर जो बनाए जाते हैं जो मेटल्स उनकी अगर लीस्ट कोएफिशिएंट होता है अल्फा, तो फिर रेजिस्टिविटी कैसे हाई होती है? नहीं, लिस्ट कोफिशिएंट का मतलब टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। थर्मल रेजिस्टिविटी तो उसकी सबसे मैक्सिमम होती है, बट वो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ में चेंज कम से कम होगी। हम यही तो चाहेंगे कि कोई भी रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो, ताकि हमें एक्यूरेट वैल्यू मिले। अगर रेजिस्टेंस चेंज होगा तो लॉस बढ़ जाएगा सर्किट के अंदर। ओके सर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी में, इसमें भी बेटा अपन दो केस देखेंगे। अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं, फॉर कंडक्टर, कंडक्टर के लिए हमने कहा था कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज। और रिलेशन क्या होगा, रो टी, दैट इज रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी के इक्वल होगा। सेम जो रेजिस्टेंस में रिलेशन था वही अपन कह रहे कि रेजिस्टिविटी का रिलेशन होगा। अगर हम बात करें फॉर सेमीकंडक्टर,
सेमीकंडक्टर, हालांकि सेमीकंडक्टर वाला इसमें नहीं पूछते हैं, जब हम सेमीकंडक्टर चैप्टर लास्ट चैप्टर देखेंगे तो वहां पे वापस इसको अपन देखेंगे। सेमीकंडक्टर के लिए हमने कहा कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो नंबर डेंसिटी विल इंक्रीजेस, और नंबर डेंसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज। और यहाँ पे अपन कह रहे कि अगर टेम्परेचर, देखिए रिलेशन टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टिविटी तो माइनस अल्फा टी के इक्वल होगा, रो टी इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा टी। अभी इसका वेरिएशन अपन देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग है कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ में किस टाइप से वेरी करेगी। देखो ग्राफ से तो अपने को लगता है कि वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, बट ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम इसको लीनियर लेते हैं, अदरवाइज ये ग्राफ होता है अल्फा नॉट टी प्लस अल्फा 1 टी स्क्वायर प्लस अल्फा 2 टी क्यूब, ऐसे अपन कह रहे कि टी के साथ में बढ़ता रहेगा। और अगर हम इसकी बात करें रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का कर्व कुछ इस टाइप से होगा, ये अपन कह रहे कि रो नॉट है टी 0 पर, और रेजिस्टिविटी अपन कह रहे कि इस टाइप से बढ़ेगी। अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के लिए सॉरी सेमी कंडक्टर के लिए ये अपन कह रहे कि रो टी और ये टी है, सेमी कंडक्टर के लिए लीनियरली डिक्रीज होगा, ऐसे अपन कह रहे कि ग्राफ डिक्रीज होगा, ये अपन कह रहे कि रो नॉट और टी है। So can you explain the first graph again? यस, फर्स्ट ग्राफ में अपन कह रहे, देखो ये इसका ग्राफ नहीं है, क्योंकि अपन कह रहे कि एक्चुअल जो रिलेशन होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, रो नॉट 1 प्लस अल्फा 1 टी प्लस अल्फा 2 टी स्क्वायर, ऐसे कुछ होता है। बट अपन कह रहे हैं कि हम अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू वेरी स्मॉल होता है, इसलिए अपन हायर पावर को नेग्लिजिबल ले लेते हैं, तो इसलिए ग्राफ अपने को 1 प्लस अल्फा टी अपने को मिलेगा। सर अगर वो नेग्लिजिबल होगा तो कर्व कैसे होगा? क्या कह रहे हो बेटा? सर अगर वो नेग्लिजिबल होगा तो ग्राफ में कैसे कर्व आएगा? नहीं, नेग्लिजिबल अपन कह रहे हैं कि हाँ ग्राफ में तो इफेक्ट आएगा ही, न्यूमेरिकल वैल्यू में अपन चेंज को नेग्लिजिबल ले रहे हैं, बट ग्राफ अपन कह रहे हैं कि टी के अकॉर्डिंग पूरा वेरी करेगा, हम जो चेंज ले रहे हैं उसका न्यूमेरिकल वैल्यू में हल्का सा इफेक्ट है, ग्राफ हल्का सा मतलब अपन कह रहे कि स्ट्रेट लाइन के बजाय थोड़ा कर्व शेप में है, पूरा अपन कह रहे कि एज ए पैराबोला शेप नहीं है ये नॉट पैराबोला, ये याद रखना कि ये पैराबोला नहीं है, ये ऐसे अपन कह रहे कि हल्का सा वेरी कर रहा है, बट अपन कहेंगे कि दैट इज नॉट पैराबोला। आंसर। तो सेमीकंडक्टर के लिए अपन कह रहे कि स्ट्रेट लाइन कर्व बन रहा है, और अगर अपन कह रहे कि कंडक्टर है तो इस टाइप से अपन कह रहे कि कर्व शेप में इसका ग्राफ होगा। यस, अभी यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, सॉरी सॉरी थोड़ा सा ये भी कर्व के फॉर्म में रहेगा, ये भी कर्व के फॉर्म में रहेगा, रेजिस्टिविटी का ग्राफ है और ऐसे बेटा अपन ड्रॉ करेंगे कर्व के फॉर्म में, ऐसे कर्व के फॉर्म में अपन कह रहे रो टी इक्वल्स टू रो नॉट, इस टाइप से होगा, ये सेमीकंडक्टर के लिए, फॉर सेमीकंडक्टर। सर वो वाई एक्सिस को नहीं टच करेगा? नहीं, वाई एक्सिस को टच करता हुआ अपन नहीं दिखा रहे इसको, क्योंकि अपन कह रहे हैं कि वाई एक्सिस पर मतलब टी जीरो है, टेम्परेचर अपन कह रहे कि जीरो है, तो उसकी रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है,
और इंसुलेटर का जो रेजिस्टिविटी है वो इन्फिनिटी अपन लेते हैं। यस सर। ये जो ग्राफ है फॉर कंडक्टर है, और ये बेटा ग्राफ है वो अपने को एनसीईआरटी में पूछा गया, बोर्ड के अंदर मतलब सीबीएसई एग्जाम में ये पूछा गया, ये वाला कर्व, ये दोनों। और एनसीईआरटी के कर्व है तो सेम एज इट इज अपने को ड्रॉ करना है। इसमें एक नोट करके और लिखते हैं कि अगर फॉर नाइक्रोम की अगर अपन बात करें, नाइक्रोम के लिए रेजिस्टिविटी का ग्राफ अपन देखें नाइक्रोम के लिए, तो यहाँ पे अपन कह रहे कि जैसे कि टेम्परेचर इन केल्विन है, टेम्परेचर उसको हमने केल्विन में यहाँ पे लिया, सभी में जो टेम्परेचर है वो हम केल्विन में ही ले रहे हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो केल्विन में ले रहे हैं, ये ग्राफ केल्विन के लिए है, क्योंकि जब यहाँ पे 0 केल्विन होगा तो अपन कह रहे कि इन्फिनिटी इंसुलेटर की तरह वो बिहेव करेगा। और इसका ग्राफ अपन देखे अगर नाइक्रोम का है तो नाइक्रोम के लिए स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्योंकि नाइक्रोम के लिए मैंने कहा है कि अल्फा इफेक्टिव होता है। तो ये अपन कह रहे कि रो टी है और ये टेम्परेचर इन केल्विन है, और नाइक्रोम के लिए अपन कह रहे स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमने कहा नाइक्रोम है वो मैक्सिमम थर्मल कोफिशिएंट होता है, मैक्सिमम अल्फा, अल्फा जो थर्मल कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। Sir, sir, I didn't understand the previous two graphs. Can you explain them again? ये कर्व बेटा याद रखने हैं, इसमें जो है अपने को याद रखना, मैंने पहले भी कहा है कि ये जो ग्राफ है वो इस इक्वेशन से नहीं बना, ये इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ये जो इसका ओरिजिनल रिलेशन है वो अपन कह रहे कि रो नॉट 1 प्लस अल्फा 1t प्लस अल्फा 2t स्क्वायर प्लस अल्फा 3t क्यूब, ऐसे अपने को एक सीरीज मिलती है। और वो सीरीज में अपन कहेंगे कि अल्फा 2 अल्फा 3 बहुत स्मॉल होते हैं तो नेग्लिजिबल रख के हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये वैल्यू रखते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो इस सीरीज के अकॉर्डिंग बनेगा। और वो सीरीज में अपन कह रहे हैं कि टेम्परेचर जब 0 है तो उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होगी मिनिमम, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है, इस रिलेशन में भी बढ़ती है, बट यहाँ पे लीनियरली बढ़ना चाहिए, यहाँ पे हल्का सा कर्व फॉर्म में अपन कह रहे कि वो इंक्रीज हो रहा है। अभी हम बात करते हैं जब सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर जब 0 केल्विन पर एज ए इंसुलेटर की तरफ बिहेव करता है, और इंसुलेटर है तो उसकी रेजिस्टिविटी मैक्सिमम होता है, उसकी रेजिस्टिविटी इंफिनिटी अपन ले सकते हैं क्योंकि उसमें कंडक्शन नहीं होता है, तो इसलिए रेजिस्टिविटी को इंफिनिटी कर दिया। और टी जब अपन कह रहे कि टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो रेजिस्टिविटी 0 को अप्रोच करेगा। ये टेम्परेचर बढ़ रहा Sir, है वो ना, axis में टच नहीं कर रहा है? बोलो। और वो एक्सिस में क्यों टच नहीं कर रहा है, वाई एक्सिस में? वाई एक्सिस में भी इंफिनिटी पे टच करेगा और एक्स एक्सिस पर भी इंफिनिटी पे टच करेगा, क्योंकि जब सर तो टेम्परेचर 0 केल्विन होता है तो रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट हो जाती है, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है सेमीकंडक्टर। सर तो इसका ग्राफ हाइपरबोला ही कहते हैं ना? नहीं, ये भी हाइपरबोला नहीं है, ये कर्व है, इसको हाइपरबोला नहीं कहेंगे, कर्व है ये। हाइपरबोला में ऐसा ओके रिलेशन सर। होना चाहिए, हाइपरबोला का रिलेशन ये होता है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, यहाँ पे ऐसा रिलेशन नहीं है रेजिस्टिविटी और t के अंदर। यस, अंडरस्टूड।